एंड वेलकम। जीवन का मतलब यह हुआ कि हम लोग दो पार्ट में, वैदिक काल को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था और दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर वैदिक जन जीवन को हम लोग देखते हैं तो वैदिक काल अगर दो पार्ट में है, एक पूर्व काल है, पूर्व वैदिक काल है, और एक उत्तर वैदिक काल है। दो पार्ट में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ था ना, एक पूर्व वैदिक काल और एक कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। उन दोनों में जन जीवन में अंतर तो कुछ आया होगा। एक प्रथम वैदिक काल को जब हम लोग देखते हैं, यानी कि पूर्व वैदिक काल को देखते हैं, जब हम लोग ऋण वैदिक काल को पढ़ते हैं तो ऋण वैदिक काल में हम लोग क्या देखते हैं कि मानव खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहा था, जंगलों में रह रहा था। लेकिन अंतिम समय आते आते अब वही मानो एक कबीले के रूप में यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो फसल उपजाना सीख गया था, तो छोटे छोटे जन में रहना जान गया था। जन यानी कि जन का मतलब ही होता है कुछ लोगों का समूह। तो हमें यहाँ जब पढ़ना है तो दो पार्ट में करके पढ़ना है। एक पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पर, पूर्व वैदिक, यानी कि एक हमें पढ़ना है पूर्व वैदिक काल का और एक हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल का। चलिए क्लास प्री मेंस बोथ नहीं जी, मुस्कान गुप्ता जी जो मेंस लेवल की क्लास है, तो मेंस लेवल की क्लास मेरे यूट्यूब पे चल रहा है और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए प्रीलिम्स लेवल का है। तो मेंस लेवल की क्लास अगर देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, पूर्व वैदिक राजनीति। ठीक है, कौन सा देखेंगे, पूर्व वैदिक राजनीति। गुड आफ्टरनून जी। पूर्व वैदिक राजनीति अगर देखा जाए तो मतलब पूर्व वैदिक काल की राजनीति अगर हम लोग देखें तो पूर्व वैदिक काल की राजनीति किस प्रकार की राजनीति थी, ये पूरी तरीके से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। अर्थव्यवस्था कैसा था यहाँ पर, तो पूरी तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। आप इस बात को सोचने का ट्राई कीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, या सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी अर्थव्यवस्था है, एक सारी अर्थव्यवस्था है, एक नगरीय अर्थव्यवस्था है, एक विकसित अर्थव्यवस्था रहा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के जस्ट बाद जिस सभ्यता का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, यानी कि जो सभ्यता का आगमन हुआ, वह सभ्यता अब सीधे कौन सा हो गया, ग्रामीण सभ्यता हो गया। तो शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में आने के पीछे रीजन ये कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के कोई व्यक्ति बचे हुए थे, नहीं। कहा जा सकता है ना, अगर वो व्यक्ति हुए, वॉइस रुक रुक करा रहा है, क्या सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आवाज रुक रुक करा रहा हो, ठीक है, क्या सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आवाज रुक रुक करा रहा हो, नहीं है ना। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, अगर मेरी तरफ से हो रहा हो तो मैं रिफ्रेश कर लूंगा, नहीं है तो एक बार जिसका हो रहा हो अपना रिफ्रेश कर लेगा। अगर हम लोग यहां देखते हैं, यहां पर पढ़ते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सबसे प्रथम बार या कबीले में डिवाइड हुए थे। तो या तो हम इस देखिए, ये बहुत ही टिपिकल और एक हार्ड टॉपिक माना जाता है इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास अगर पढ़ोगे तो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत हार्ड माना जाता है, समझने में प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैं यहां पर लिख कर आप लोग को इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग जब नोट्स बनाओगे और ऐसे समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना, आप लोग कहीं पर भी पढ़े हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और आप लोग जब इस क्लास को कर लोगे तो आप लोग को खुद भी पता लग जाएगा कि दूसरी क्लास आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। याद देखो, तो ये वाली कौन सी हो गई, कबीला। तो सबसे प्रथम बार वह लोग ग्रुप में रहना जब शुरू कर दिए थे, सर जी वैदिक लोग, हड़प्पा, ये नए थे, आर्यन थे, ये नए थे, ठीक है। तो ये कबीले में डिवाइड हो गए थे, या जो कबीले में व्यक्ति रहा करते थे लोग, उसको एक और नाम से भी जाना जाता था, जन के नाम से। तो देखिए, जो एक बड़ा सा समूह हुआ करता था उसे या तो हम लोग कबीला कहते थे, नहीं तो जन कहते थे। देखिए, जो कबीले का सरदार हुआ करता था, जो कबीले का प्रमुख हुआ करता था, उस कबीले के प्रमुख को कहा जाता था गो। समझना ये सारे के सारे पॉइंट्स। जो कबीले का, नमस्कार जी, जो कबीले का प्रमुख हुआ करता था उस कबीले के प्रमुख को गो कहा जाता था। उतना तो दूसरे टीचर मेंस का भी बता रहे हैं, नहीं मेंस का अलग हो जाता है। भावना सिसोदिया जी, आप मेरी मेंस की क्लास देख रही होंगी, यही तो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं टीचर, और इसीलिए तो रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप मेरी क्लासेस मेंस का देखना और प्रीलिम्स का देखना, आपको अंतर समझ में आ ही रहा होगा कि मैं प्रीलिम्स में कैसे पढ़ाता हूं और मेंस में कैसे पढ़ाता हूं। ठीक, तो जो कबीले का प्रमुख हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। लेकिन जो जन के प्रमुख हुआ करते थे, ये हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है ना, सिस्टमैटिक एंशिएंट, प्राचीन भारत का इतिहास, उसी का आगे का पार्ट है ये। यह वैदिक काल है और वैदिक काल में हम लोग राजनीतिक जीवन अर्थात जन जीवन को देख रहे हैं। क्या देखिएगा, कबीला हो गया, तो जो कबीला है या जन है, तो जो कबीला है, कबीले के प्रमुख को क्या कहा जाता है, गोप कहा जाता है। और जो जन हुआ करते हैं, तो जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था, यानी कि उसके सबसे मेन सरदार को, तो उसके सरदार को क्या कहा जाता, तो या तो राजा कहा जाता, नहीं तो राजन। क्या बोला जाता, या तो राजा बोला जाता, नहीं तो राजन बोला जाता। या कहीं कहीं आप लोग संस्कृत में या नाम आप लोग सुने होंगे जनस्य, जनस्य, यानी कि जो जन है, जो लोग हैं, उसके प्रमुख सरदार क्या होते हैं, यही राजा या राजन। तो अगर आपको शब्द का यहाँ उच्चारण मिल रहा हो जनस्य, तब भी आप वहां पर कंफ्यूज मत होना, जनस्य भी किसके लिए प्रयोग किया गया है, राजा या राजन के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम कबीला बोलते हैं, तो कबीला क्या होते हैं, कुछ लोगों का एक प्रमुख संघ होता है, तो वो कबीला हो जाते हैं। और कबीले के प्रमुख को क्या बोला जाता है, गोप कहा जाता है। वहीं पर जन के प्रमुख को क्या बोला जाता है, राजन या राजा बोला जाता है। अब देखिए, कबीले के बाद या जन के बाद इसके नीचे की जो शाखा होती थी, सबसे बड़ी शाखा अर्थात सबसे ज्यादा लोगों का जो समूह हुआ करता था, वो कबीला या जन हुआ करता था। उसके नीचे की शाखा को अगर हम लोग देखते हैं, तो नीचे वाली शाखा क्या हुआ करती, तो 20 होती थी। कौन सी, 20। ये घटते हुए क्रम में समझना, यहाँ पर सबसे ऊपर जन, जन के नीचे 20, और 20 के नीचे जो होता था वह कौन सा, ग्राम। कौन सा होता था, ग्राम होता। तो 20 के नीचे कौन सा हो गया, ग्राम हो गया। और ग्राम के नीचे अगर देखा जाए तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये हो गया, या तो हम इसको बोलते हैं कुल, या इसको ही कहा जाता है ग्राम, यानी कि एक घर, एक झोपड़ी। नहीं आया समझ में क्या, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, होता है ना, डिस्ट्रिक्ट है, थाना है, और फिर आपका गांव है, तो सेम टू सेम यही। और गांव में आपका क्या है, घर है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया वो कबीला या जन हो गया, जो आपका थाना हो गया, पुलिस थाना का क्षेत्र हो गया, वो 20 हो गया, और जो ग्राम हो गया, यानी कि पूरे गांव के लोगों का जितने घर है मिलाकर वो ग्राम हो गया, और कुल या गृह यानी कि आपका उस गांव में इकलौता घर हो गया। तो सबसे बड़ी जो पार्ट हुआ करता था वह कौन सा, ग्राम और ग्राम में कंफ्यूजन है। देखिए, ग्राम, ग्राम का आपका विलेज, विलेज कौन सा है, पूछा जाता है आपका गांव कौन सा है, तो वही ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये ग्राम, और ग्रह का मतलब ये कि आपका एक पार्टिकुलर ग्रह या हाउस नंबर कितना है, तो हाउस नंबर ये हो गया। अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना, तो ये हाउस नंबर का हो गया। अब यहां देखिएगा, मैंने बताया कि जैसे कबीला है, कबीला है, तो कबीले का प्रमुख गोप हुआ करते, और जन के प्रमुख प्रमुख राजन या राजा हुआ करते थे। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं 20, अगर हम लोग यहां देखते हैं 20, तो 20 के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता, 20 पति।
क्या बोला जाता? तो इनको बोला जाता बीसपति। और जो ग्राम हुए थे होते थे, उस ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ग्रामणी। क्या बोला जाता? ग्रामणी बोला जाता। वहीं पर कुल अगर देखें तो कुल के जो प्रमुख हुआ करते उनको क्या बोला जाता? कुलप। कुलप। अब देखिए कुल, जैसे एग्जांपल एक मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके दादाजी 4 भाई थे, वो अलग अलग हो गए, अलग अलग घर बना हुआ है। आपके पिताजी सपोज करो 3 भाई या 2 भाई थे, उन लोगों ने भी अपना अपना घर अलग बना लिया, और आप हैं 2 भाई, आप भी अलग अलग बनाओगे। लेकिन आप कौन से कुल में हो? तो दादाजी के कुल के द्वारा जितना भी वो घर बना हुआ है वही तो कुल होगा ना। तो उस पूरे कुल का जो प्रमुख हुआ करते थे उनको कहा जाता कुलप। क्या बोला जाता? कुलप कहा जाता। और जो ग्रह हुआ करते थे, तो ग्रह के जो प्रमुख हुआ करते उनको कहा जाता कुलपति। क्या बोला जाता था? कुलपति कहा जाता था। अर्थात हम एक शब्दों में इन दोनों के बारे में बोल सकते हैं। एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो इनको कहा जा सकता है कि यह परिवार का मुखिया। कौन थे? तो यह परिवार जो है, जो फैमिली है, तो उस फैमिली के वैदिक हड़प्पा जो आर्य कहलाए। नहीं, हड़प्पा अलग थे, ठीक है, सॉरी, हड़प्पा वाले अलग थे और ये अलग थे। आपको ये आर्यन थे। आज मैंने बताया नहीं है क्या? शुरू वाली क्लासेस तो मेरे भाई आप देखो तो सिकंदर, एक बार आप देखिए, समझ में आएगा। यहां देखिएगा मैं, ठीक है, परिवार के ये मुखिया हुआ करते थे। वहीं पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की फैमिली प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवार की प्राप्ति होती है। कैसी? तो मातृ सत्तात्मक परिवार की प्राप्ति हुई है। वहीं पे अगर हम लोग इस कुल में यानी कि वैदिक काल में देखते हैं तो वैदिक काल में किस प्रकार के परिवार हो जा रहा है? तो परिवार के मुखिया कुलप या कुलपति हुआ करते थे, और यह निश्चित था कि ये मुखिया घर के जो थे पुरुष ही होंगे। अर्थात अगर मुखिया पुरुष ही हो रहे हैं, इसी आधार पर कहा गया कि जो फैमिली है, अब यहां पर फैमिली कैसी हो गई है? पितृ सत्तात्मक हो गई है। मतलब वैदिक काल में आते आते और पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में आकर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि फैमिली किस प्रकार से प्राप्त हो रही है। तो फैमिली कैसे पितृ सत्तात्मक है। जैसे आज की वर्तमान परिस्थितियों के द्वारा भी अगर हम लोग जानने का ट्राई करते हैं तो अभी भी वर्तमान में भी हमारा समाज कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक है। आप लोग खुद देखिएगा घर में बोलबाला किसका होता है? जैसे कोई औरत है, कोई लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, तो जब शादी हो जाती है, अगर कोई लड़का है, पंडित जी है या राजपूत है या कोई भी कास्ट ले लीजिए, शर्मा जी है, तो वो यादव हो चाहे किसी भी कास्ट की, अगर वो लड़की ने शादी किया है तो अब वो शर्मा जी की फैमिली के नाम से ही जानी जाएंगी। होता है ऐसा? ठीक है, वंश अब उसी के नाम से होंगे, नामाकरण सारी चीजें जो होता है पति के नाम से उसका चलना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में कंडीशन, हाँ, डिग्री होने लगा। बिल्कुल सही आपने प्यादास बोला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में एक प्रकार से महिलाओं की स्थिति क्या थी? काफी उच्च था। फैमिली में उनको बहुत ज्यादा ये मतलब कि स्थान दिया जाता था, बहुत प्रमुख स्थान दिया जाता था। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ वैदिक सभ्यता में आकर देखते हैं, हाँ, जनस्य का मतलब यह होता है जन का प्रमुख है। जनस्य, जन, और अस्य यानी कि प्रमुख, तो जन का प्रमुख। और जन मींस क्या होता है? लोग, नागरिक। जैसे हम आप सबको ये ना इकट्ठा जब एक जगह पे होते हैं तो वह जन। क्या विशिष्ट विवाह अधिनियम अब धर्म बदलना अनिवार्य नहीं? अच्छा, जी हाँ, लेकिन यह किताबों में है, नियम कानूनों में है, व्यवहारिक रूप से अलग है। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, नियम कानून में अलग है, नौकर बनोगे, नौकर यानी कि जनता का नौकर, जनता का सेवक, सीधा है ना, यही है ना, जनता का सेवक। यह किताबों में है। किसी भी जनता जब आपके पुलिस थाने में आता है तो आप सबसे पहले उसको पानी के लिए पूछिए, उसको आप कुर्सी दीजिए, बैठने के लिए दीजिए, और विनम्र स्वभाव से आप उनसे बातें कीजिए। और आप किसी भी पुलिस थाने में जाइए, आपको पानी के लिए पूछा जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये किताबों में लिखा हुआ है, नियम कानूनों में लिखा हुआ है, मानने वाले नहीं है उतना, व्यवहारिक रूप से नहीं है। हाँ जी, आकाश वाटसन जी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, हम तो राजा बन जाते हैं, बिल्कुल सही। वुमेन का बढ़ना किसी लॉ में तो नहीं लिखा है, सर ने बदलना जी, किसी भी लॉ में नहीं है, बस एक प्रकार से ये रीति बन गया। यहाँ अब आगे देखिएगा, क्या वैदिक से जन जीवन में जो मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों को समझाया पहले ग्राफ में, क्या इस बात को, इस सारी चीजों को आप लोगों ने समझ लिया? किसी के मन में यहाँ पर कोई डाउट या क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अगर आप लोग के मन में हो, आप लोग पूछिए। और अगर नहीं है तो हम लोग आगे चले। समझ में आ चुका है ना? कबीला, जन, विष्ट, ग्राम, कुल, ग्रह और इसके प्रमुख कौन कौन से होते थे, ये घटते हुए क्रम में है। और समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। हम लोग को ये पॉइंट्स होता है, समझ में आ चुका है। एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं, बस मैंने ये बताया कि जो वैदिक सभ्यता था, तो वैदिक सभ्यता में 2 पार्ट में, एक उत्तर वैदिक और एक आपका पूर्व वैदिक। तो जो पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि सबसे प्रमुख रूप से जो सबसे बड़ा समूह हुआ करता था वो कबीला या जन कहलाता था। उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो 20 की प्राप्ति होती है, और उसके नीचे ग्राम की, फिर कुल या ग्रह की प्राप्ति होती है। और इसके ये टोटल कौन से हैं, या इसके प्रमुख हैं। इतना अभी तक हम लोग के द्वारा देखा गया। सर मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन, सर कुलपति को ही पूर्वज कहते हैं। कुलपति यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे कुलपति। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना, कितना अच्छा है ना ये। जब ज्ञान के लिए आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है, नई नई चीजें आप लोग जब जान रहे हो, जानने का ट्राई कर रहे हो, ऐसे ही ये सब्जेक्ट है और बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे अगर पढ़ने का तरीका समझ पाए तब। चलिए अब हम लोग आते हैं राजा पे, ठीक है। इस वाले ग्राफ में, इस वाले पेज में हम लोग राजा के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग राजा के बारे में यहां पढ़ने का या देखने का ट्राई करते हैं, अगर हम लोग राजा को देखें तो राजा का राज्याभिषेक, जो राजा है उस राजा का अगर आपसे कहा जाए राज्याभिषेक किसके किसके द्वारा, यानी कि राजा सीधे आकर गद्दी पर नहीं बैठ जाते थे, कुछ लोग मिलकर इस राजा का चुनाव किया करते थे। वह मिलकर चुनाव करने वाले कौन कौन से लोग थे जिनके द्वारा राजा का चुनाव होता था? तो वह लोग थे जैसे ग्रामणी, कौन से हैं? ग्रामणी है। दूसरा अगर देखा जाए कुलपति, तीसरा अगर देखा जाए बीसपति, चौथा अगर देखा जाए रथकार, और पांचवा अगर देखा जाए कर्मकार। ये कारीगरों की श्रेणी थी। ये सभी लोग मिलकर क्या किया करते थे? राजा का चुनाव किया करते थे। यह सभी के सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर राजा का चुनाव किया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं ना कि राजा के दरबार में बैठने वाले और राजा के चुनाव करने वाले या सभी लोग अगर थे, इनका कोई ना कोई नाम तो राजा के द्वारा दिया ही जाता है। सोनल चौधरी जी, देखिए सर प्रमुख चुनते थे। जी बिल्कुल सही। सोनल जी ने जैसे एक यहाँ पूछा हुआ है कि सर क्या यह मेंस की क्लास है? देखिए मेरी बहन, या सोनल भाई है बहन है, क्योंकि सोनल लड़की का भी नाम होता है, जो भी हो मेरे भाई या बहन, ठीक है। तो बहन, चलिए, तो जी बहन एक बात समझिएगा, मेंस और प्रीलिम्स में अंतर होता है। जब आपका ऑप्शनल नहीं है, समझिए इस लाइन को, जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आपको एंशिएंट मेंस लेवल का नहीं पढ़ना होता है।
तो जो भी टीचर आपसे अगर ये कहे कि मेंस लेवल का हिस्ट्री जो होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपका ऑप्शनल है, तो आपका ऑप्शनल है तभी पढ़ो, ऑप्शनल नहीं है मत पढ़ो। और ये ऐसे अगर पढ़ाया जा रहा हो तो ये आपका प्रीलिम्स लेवल का होता है सीधा। ये मैं प्रीलिम्स लेवल का करा रहा हूं। मेंस लेवल की क्लासेस मेरी YouTube पे चल रही है और प्लस पे चल रही है मेंस लेवल की क्लास। चलिए यहां पे देखा जाए इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको कहा जाता था रत्निन, यानी कि राजा के दरबार में रथों को बनाने वाले और उनके दरबार में रहने वाले जो कला संस्कृति से संबंधित लोग थे, कर्मकार, आगे इसके बारे में बताऊंगा। इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको बोला जाता था रत्निन। किस नाम से बोला जाता था? रत्निन। अर्थात रत्निन के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह प्रमुख या प्रमुख अधिकारियों का समूह था। ठीक है, किसका? रत्निन। और कौन कौन सा? ग्रामीण, कुलपति, विस्पति, रथकार, कर्मकार, इस प्रकार के जितने भी अधिकारी थे उन सभी अधिकारियों का समूह देखा जाए तो वह समूह कौन सा है? रत्निन होता है। ठीक है, जो राजा का पद है, क्या यह राजा का पद वंशानुगत था? क्या यह राजा का पद वंशानुगत था? ठीक है, नहीं, यहां देखिए लिखिएगा, राजा का पद अगर देखा जाए तो एक प्रकार से समितियों के आधार पर इसको क्या बना दिया गया था? वंशानुगत बना दिया गया था। अर्थात हम इसके बारे में यह बोल सकते हैं कि राजा का पद, आप लोग नोट्स तो बना रहे हैं ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। राजा का पद सीमित संदर्भों में क्या था? वंशानुगत था। क्या था? वंशानुगत था। यहां समझ लीजिएगा, मतलब यह था कि जो राजा का पुत्र है वही राजा बनेगा, लेकिन अगर दूसरों के द्वारा चुनौती पेश कर दिया गया है, उसकी योग्यता पर अगर उंगली उठाया जा रहा है, प्रश्न मतलब कि साइन उठाया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, तो उस बच्चे को अपनी योग्यता को साबित करना होता है, जो दूसरा प्रतिद्वंदी है उसको मारकर, युद्ध में पराजित करके, या जो इसके पद पे नियंत्रण रखने वाले हैं उनका अपने तरफ सपोर्ट लेकर, फिर अपने तरफ सपोर्ट लेकर यह क्या किया करते थे? अब मतलब कि ये अपने तरफ सपोर्ट लेकर विरोधियों को दबाकर या अपने पद को वंशानुगत बना सकते थे। तो ऐसा निश्चित नहीं था कि यह वंशानुगत ही होगा, लेकिन कुछ सीमित संदर्भों में क्या था? इसको वंशानुगत बनाया गया था। ठीक है ना। अब यहां पर जो दरबारी बैठा करते थे वो दरबारी अपना अपना अधिकार रखते थे, अपने अपने अधिकार रखा करते थे, और उसी कबीलाई अधिकार के आधार पर राजा को भी अनियंत्रित अधिकार, मतलब कि असीमित अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि राजा का पद राजा के फैमिली वालों से ही होने वाला, जी 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 ओम प्रकाश जी, बनेगा, लेकिन चुनौती मिलने पर अपनी योग्यता को सिद्ध भी करना पड़ेगा। सर एक बार आप रिफ्रेश कर दीजिए, मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा है कितने। अच्छा अर्चना, एक बार मैं अपनी तरफ से रिफ्रेश कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए मैंने अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लिया, है। अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अगर हम लोग यहां लिखिएगा कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो राजा के पास असीमित अधिकार इनको प्राप्त नहीं हुआ था। वहीं पे अगर हम लोग राजा को देखें तो राजा पे जो नियंत्रण करने वाले थे, यानी कि राजा पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? तो उसे बोला जाता था प्रतिनिधि सभाएं। तो राजा पर नियंत्रण किसके द्वारा हुआ करता था? तो प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा होता था। देखिए दरबारी थे, दरबार में रहने वाले अलग अलग जो कलाएं संस्कृतियों से, जैसे अगर हम बोले राजस्व विभाग और इन सबों से जो जुड़े हुए थे, वही सारी चीज इसमें भी पाई जाएंगे। मैं एक एक करके सभी के बारे में, अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो ये प्रतिनिधि सभाएं थी। अब हम लोग को यहां पर यह जानना है प्रतिनिधि सभाओं के बारे में। किसके बारे में? तो प्रतिनिधि सभाएं। टोटल अगर हम लोग प्रतिनिधि सभाओं को देखें तो कितनी जो होती प्रतिनिधि सभाओं की प्राप्ति होती है? तो 4। टोटल कितनी प्रतिनिधि सभाएं थी? तो टोटल आपकी प्रतिनिधि सभाओं की प्राप्ति होती है 4। कौन कौन सी थी? एक इसमें प्राप्त होती है समिति। कौन सी? समिति। दूसरी जो प्रतिनिधि सभा अगर देखा जाए तो वो कौन सी थी? सभा। तीसरी अगर प्रतिनिधि सभा हम लोग देखते हैं तो कौन सा है? विदस। और जो चौथी प्रतिनिधि सभा थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गण। क्या बोला जाता है? गण बोला जाता है। देखिए ये टोटल 4 प्रकार की प्रतिनिधि सभाएं होती हैं, जिसमें से सभा और समिति, सभा एवं समिति यह राजा के अधिकारों को नियंत्रित किया करती थी, या राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी। तो इनके द्वारा राजा के अधिकारों का नियंत्रण किया जाता था। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि जो राजा हैं, तो राजा की पटरानी यानी कि राजा की जो महारानी है वह किस नाम से जानी जाती थी? तो उनको कहा जाता था महसी। किस नाम से? महसी के नाम से। और यह किसमें पार्टिसिपेशन किया करती थी? तो यह प्रशासनिक कार्यों में, राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायक एवं सलाहकार थी। यह राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायक और सलाहकार होती थी। तो अगर आपको कहीं पर भी शब्द मिल रहा है महर्षि, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत यह है कि सबसे पहले समिति से हम लोग स्टार्ट करें। समिति, सभा, विदत और गण ये क्या होते हैं, किस प्रकार से अधिकारी होते थे इसमें, और इसके लिए कौन कौन से कार्यों को प्रधानता दिया गया है, इनके सभी के बारे में हम लोग क्या कर ले, एक बार जान लें। लोगों की पॉपुलेशन नहीं, इसके बारे में प्राप्त नहीं होता है कोई भी जानकारी। हाँ, यह अनुमान लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख के करीब में होंगी पूरा भारत में। अभी जनसंख्या बहुत कम था, आज की तरह जनसंख्या नहीं है। हम लोग अब सबसे पहले किसके बारे में शुरू करें? सबसे पहले हम लोग देखते हैं समिति को।
देखिए मैंने बोला है ना आप लोगों को, एक एक पॉइंट आप लोगों को खोलकर मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स में समझाऊंगा। जो बस आप लोग की जरूरत यही पे है, आप लोग धैर्य से गंभीरता से समझने का ट्राई करो, समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जहां जिसको टीचर छोड़ के भाग जाते हैं, ऊपरी ऊपरी चीजों को बताकर निकल जाते हैं और यहां से क्वेश्चन आ जाता है। वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? एक बार आप लोग बताइएगा, चल रहा है ना? चलिए, तो नहीं चल रहा है आज, ये क्या हो रहा है भाई? 2 दिन के बाद मैं स्टार्ट किया जी। कुछ बच्चों का नहीं चल रहा है, मेरे पास मैसेज करने लगे वो बच्चे। चलिए, तो प्रशासनिक कार्यों में ये किस प्रकार से तो सहायता, ये हम लोग अब यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं समिति को, और एक बार हम लोग समिति को समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम लोग समिति के बारे में देखें कि समिति क्या, तो जैसे वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान समय में हम लोग लोकसभा को जानते हैं, लोकसभा, तो जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा का स्वरूप है, सेम टू सेम वही उस समय यानी कि पूर्व वैदिक काल में या ऋण वैदिक काल में लोकसभा समिति का स्वरूप था। समिति वर्तमान में लोकसभा का स्वरूप था। तो शायद अब तो आपको समझ में आ गया कि लोकसभा में आम जनता के द्वारा चुनकर लोगों को भेजा जाता था, अर्थात यह आम सभा हुआ करती है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या इसके बारे में, या कबीले की आम सभा थी, इसके बारे में बोला जा सकता है ना कि यह एक प्रकार से कबीले की क्या थी, आम सभा थी। दूसरा यहां पर जो लोकसभा है, क्या हम इस लोकसभा के बारे में ये भी कह सकते हैं क्या कि राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता था। जैसे अभी वर्तमान परिस्थितियों में भी आप लोग देखते हैं कि राजा का चुनाव किया जाता है ना, जो इसके मंत्रिमंडल में बहुमत ज्यादा मिल जाए लोकसभा में, उसका प्रमुख राजा हो जाता है, इसका भी प्रमुख जो होता है राजा हो जाता है। आ गया। अब समिति का अध्यक्ष, अभी लोकसभा का अध्यक्ष किस नाम से पुकारा जाते हैं बताइए एक बार आप लोग जल्दी से। तो जो अगर आपसे कहा जाए कि जो समिति हुआ करती है, इसका अध्यक्ष कौन थे या उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो उनको ईशान के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता? तो उनको ईशान के नाम से पुकारा जाता था। और दूसरी प्रमुखता इनके बारे में यह है, दूसरी प्रमुखता इनके बारे में यह है कि यह ऋग्वेद में 9 बार इसका क्या मिल रहा है, उल्लेख मिल रहा है। आया समझ में या नहीं आया? समिति गोपति राजा होता था, गोपति, हाँ ठीक है। यहां समझिए, मैंने बताया समिति क्यों, समिति का अध्यक्ष क्या हुआ करते हैं, ईशान। और समिति की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार की गई है, तो ऋग्वेद में समिति की चर्चा टोटल 9 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, तो 9 बार किया गया है। और समिति वर्तमान में लोकसभा की तरफ हुआ करते हैं। तो समिति क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप सभी लोगों को समझ में आ गया? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं होना चाहिए शायद। डाउट क्लियर है समिति को लेकर? अगर आप लोगों को समिति को लेकर डाउट क्लियर है, तो अब हम लोग सेकंड में आते हैं किसके बारे में जानने का, तो सभा। इसके बारे में तो मैंने बोला ना, ये समिति हो गई, सभा हो गया। तो अब हम लोगों ने अगर हम लोगों ने समिति कंप्लीट कर लिया, तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सभा के बारे में जानेंगे। और अगर हम लोग सभा के बारे में जानने का प्रयत्न करें, तो वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से अभी राज्यसभा है, कौन सी राज्यसभा है, सेम टू सेम वह कौन सा प्ररूप हुआ करता था, तो सभा का। तो जो राज्यसभा का अभी प्ररूप है, वह उस समय हमें सभा में देखने को, या राज्यसभा का स्वरूप सभा में झलकता है, ये हम बोल सकते हैं। अर्थात जो राज्यसभा है उसकी एज फैक्टर भी तो ज्यादा होती है ना, तो हम इसके बारे में भी तो बोल सकते हैं ना कि राज्यसभा वृद्धों एवं कुलीन लोगों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, तो वृद्धों एवं कुलीन लोगों की क्या होती है, संस्था होती है। इस सभा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसमें महिलाएं भी हिस्सा ले लेती हैं, इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, ठीक है। और सभा के बारे में अगर कहा जाए कि ऋग्वेद में कितनी बार इसका उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में टोटल कितनी बार इसके नामों का चर्चा किया गया है, तो कितनी बार किया गया है, तो 8 बार। वहीं पे हम लोगों ने समिति के बारे में देखा कि समिति की चर्चा कितनी बार की गई है, तो समिति की चर्चा हम लोगों ने देखा कि टोटल कितनी बार किया गया है, तो 9 बार। जबकि हम लोग सभा के बारे में देख रहे हैं, हाँ सभा के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सभा की चर्चा कितनी बार, तो आपकी 8 बार किया गया है, ठीक है ना। तो महिलाएं भी इसमें क्या करती थी, हिस्सा लेती थी। और इसको क्या बोला जाता, सभावती बोला जाता था। जो महिलाएं हिस्सा लेती थी उनको क्या बोला जाता था, सभावती बोला जाता था। देखिए जो सभा है वह सभा केवल और केवल ऋण वैदिक काल में इसके नाम का चर्चा प्राप्त होता है या मिलता है। सभा सिर्फ और सिर्फ किसमें, तो आपके ऋण वैदिक काल में इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको भी यहां पर साइड में आप करके लिख लेना। हालांकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों को समाप्त कर दिया गया। राजा के अधिकारों को बढ़ाने के लिए जो सभा और समिति है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सभा और समिति को प्रजापति की बेटियों के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से, प्रजापति की बेटियां के नाम से पुकारा गया। कहां पे, उस चीजों को मैं चर्चा कर रहा हूं। अब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहां पर समिति देख लिया, सभा को देख लिया, अब हम लोग तीसरे नंबर पर किस पर आएंगे, विदत पे आएंगे। तो हम लोग यहां पर देख लेंगे एक बार विदत। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा, सारी चीजें समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है क्या सर? मुझे हेडफोन में से आवाज आ रही है आपके यहाँ। तो यार चेतना जी, आपको पता है ना कि बचपना बहुत ही मधुर होता है हम लोगों का। तो बगल में रोड है और ये थोड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया है, फैमिली वाला एरिया है जहाँ पे मेरा रूम है। तो बच्चे बहुत, जब बड़े घरों के बच्चे होते हैं तो उड़न भी बहुत ज्यादा होते हैं।
तो क्रिकेट तो कहीं हम लोग जो होता है मैदान या फील्ड में जाकर क्रिकेट खेला करते थे। इन बच्चों को कोई स्थान मिलता नहीं है, तो दिन के समय रोड पे लगे रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। वही हल्ला थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब उनको कैसे कम किया जा सकता है, डाटा भी नहीं जा सकता, बेचारे बच्चे हैं, उतना तो नहीं आ रहा होगा, हल्का फुल्का आ जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं विदत पे। विदत आते हैं। विदत क्या होता है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, समझिएगा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इस विदत का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इस विदत शब्द का प्रयोग किया गया है, और टोटल कितनी बार किया गया है? 122 बार। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो विदत का प्रयोग किया गया है वह 122 बार किया गया है। और विदत होते क्या है? तो या सामाजिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य, इन तीनों से जुड़े हुए जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते हैं वह क्या कहलाते हैं? विदत कहलाते हैं। समझिए, सामाजिक, धार्मिक एवं सैनिक दृष्टि से जो सैनिक दृष्टि से जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं आपको विदत के नाम से। विदत में आप समझ जाइएगा कि जो उपज संबंधी होता था, यानी कि उपज का वितरण कराया जाता था, जो उपज संबंधी या वितरण का कार्य को देखते थे, या दूसरा हम कह सकते हैं कि सैनिकों के द्वारा जो लूट किया जाता था, तो सैन्य लूट का बंटवारा, तो सैन्य लूट का यह बंटवारा करने का, वो कोई भी मत कीजिए, अपन कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के लिए, मेरा यह नोट्स काफी है। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, पीसीएस लेवल का देने जा रहे हो, आईएएस लेवल का देने जा रहे हो, उन सभी के लिए मेरा ये नोट्स काफी है। मैं खुद 4-5 किताबों को इकट्ठा करके, जो आपके पेपर के लिए जरूरी होता है, उन सब किताबों को इकट्ठा करके उसके बाद मैं इनको लेकर आया हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट इस बात का है कि किताब मत पढ़ना, किताब नहीं, आर्य शर्मा बहुत भारी हो जाएगा, पढ़ भी लोगे समझ में भी नहीं आएगा। ये काफी है, इतना नोट्स काफी है अंशु जी, इतनी नोट्स काफी है, और मत पढ़ो, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, इतना ही अगर आप पढ़ लोगे, इतना कोई रिवीजन कर लोगे, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जानना है। आर्य शर्मा उनके लिए है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है। ठीक है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो पढ़े उतनी किताबों को जब आप लोग उसका वितरण करते थे। जी हाँ, और यह विदत में दोनों प्रकार के लोग हुआ करते थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इन दोनों प्रकार के लोग क्या थे? इस विदत में हुआ करते थे। तो विदत भी हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में जानना है? यहाँ पे हम लोग को जानना है गढ़ के बारे में। किसके बारे में जानना है? गढ़ के बारे में। गढ़ अगर देखा जाए तो गढ़ होते क्या थे? तो या कुलीन लोगों का, या कुलीन लोगों की एक संस्था थी। कुलीन लोग क्या होते हैं? तो जो धनी मनी लोग हुआ करते थे उनकी क्या थी? एक संस्था थी। और यह कुलीन लोगों का जो प्रमुख हुआ करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कुलपति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कुलपति के नाम से जाना जाता है। जी मेरा नंबर है 70 65 77 99 38। प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो कुलपति के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये टोटल क्या हो गए? प्रमुख अधिकारी थे जो मिलकर राजा पर नियंत्रण करने का कार्य करते थे। अच्छा, 70 65 77 99 38, ठीक है, तो ये अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी थे जो राजा पर नियंत्रण किया करते थे। अब कुछ और हम लोग प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लें जो हमारे पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रमुख अधिकारी। ठीक है, प्रमुख अधिकारी अगर उस समय देखा जाए तो जो पुरोहित हुआ करते थे, ले या फिर न्यू वाला लीजिएगा, पुरिया चेतना जी न्यू लीजिएगा। पुरोहित को क्या बोला जाता है? सर्वश्रेष्ठ। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे विराजमान हुआ करते थे, या जान लीजिए। और सेनानी जो है, जो सेनानी है, यह पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर आते थे। पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर, तो पुरोहित के बाद जो दूसरे नंबर पर आते थे वह कौन से थे? ये आपके सेनानी थे। तीसरे अगर देखा जाए तो जो तीसरे नंबर पर आने वाले थे उनका नाम क्या था? पूरब। क्या नाम था? पूरब। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर यह आता है, ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा इकोनॉमिक। पूरब जो नाम आ रहा है, पूरब अधिकारी होते कौन थे? तो यह किले का प्रधान हुआ करते थे। किसका? तो किले का प्रधान, यह किले का प्रधान हुआ करते थे। और इसके बाद अगर चौथे नंबर पर हम लोग देखें कौन से अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? अस्पर्श। क्या नाम था? अस्पर्श। और ये किसका होते थे? तो गुप्तचर संस्था थी। कैसी थी? गुप्तचर। राजा है तो कोई ना कोई किला तो बनाएगा ना अपने रहने के लिए, अपने लोगों के को विदेशी आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। अपने ही गांव को चारों तरफ से क्या कर दिया? बाउंड्री खिंचवा दिया ना, तो वही उसका क्या हो गया? किला हो गया। और वहां के सैनिकों की देखरेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वह क्या कहलाता है? पूरब कहलाता था। जो गुप्तचर विभाग हुआ करता, तो गुप्तचर विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे, उनको क्या कहा जाता? अस्पर्श कहा जाता। क्या बोला जाता था? तो अस्पर्श कहा जाता था। ये टोटल प्रमुख अधिकारियों का हो गया। ठीक है, प्रमुख अधिकारियों का हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं इस समय का सैन्य व्यवस्था, क्या देखते हैं? सैन्य व्यवस्था। आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो यही पॉइंट्स उठाकर सीधा मेंस में बताते हैं कि देखो मेंस में ये पढ़ना है, और बच्चे पढ़ते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मेंस का है, लेकिन मेंस में आप लोग को नहीं आता है आधुनिक भारत, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री, बस यही 3 पार्ट आप लोग को पढ़ना है। सैन्य व्यवस्था, अगर हम लोग सैन्य व्यवस्था को देखें ऋण वैदिक काल में, ठीक है, हम लोग सैन्य व्यवस्था भी देख रहे हैं तो किस काल में देखेंगे? ऋण वैदिक काल। देखिए आप लोग याद रखे रहेंगे सारी चीजें जो मैं आप लोग को समझा रहा हूं। प्लस की क्लास है, क्या मैंने डाली हुई है, देखिए मेरी क्लासेज अप्रोक्सीमेटली 3 दिन से है प्लस पे, और शायद अभी मुझे मैसेज नहीं मिला है 4 बजे के करीब में। अगर मैसेज मिलेगा तो आज क्लास मेरी है 4 बजे। ठीक है, तो अभी तक मुझे मैसेज नहीं मिला है सुमन जी, मैसेज मिलते ही मैं बता दूंगा। आज से स्टार्ट होनी चाहिए थी, सैटरडे से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी थोड़ा सा अनअकैडमी में का वर्क ज्यादा, लोड ज्यादा हो गया है। अगर हम लोग ऋण वैदिक काल को देखते हैं तो ऋण वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी सेना नहीं थी, अस्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए, नहीं इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स में लाकर दे रहा हूं, एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा है। आप चाहो तो मिला लो, किसी भी किताब को पढ़ के आप देख लो, अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो बताना। जी आधुनिक हिस्ट्री पढ़ाएंगे,
अगर ऋण वैदिक काल को देखें तो ऋण वैदिक काल में युद्ध के समय ही युद्ध के समय ही सेना का गठन किया जाता था, सेना का गठन होता था। और जो युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था वह तीन प्रकार के सेनाओं का गठन किया जाता था। तीन प्रकार के सेनाओं का गठन किया जाता था। एक तो वैसे सेना होते थे जो पैदल ग्रुप में चलने वाले होते थे, दूसरा वैसे सेना भी थी जो घोड़े के साथ चलती थी, और तीसरा है वैसी भी सेना होती जो रथ पे चला करती। तो तीनों प्रकार के, पहले सबका कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, अब दिखने लगे सबका कमेंट। नहीं, सभी का नहीं दिख रहा है, केवल सुमन का दिख रहा है। सुमन का इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो प्लस की स्टूडेंट है, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, इसलिए दिख रहा है कि ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, सैनिकों को उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। प्राचीन हिस्ट्री, जी हाँ जी, प्राचीन हिस्ट्री की क्लासेस रही है, प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें ये 13 नंबर की क्लास है। इससे पहले मेरी 12 क्लास हो चुका है। ये क्लास 1 बजे स्टार्ट हुई है और 1 घंटा हो गया स्टार्ट हुए। चलिए, तो ये टोटल हम लोग का किसके बारे में हो गया? सैनिक व्यवस्था का हो गया। सैन्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाए ऋण वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे कि देखो भाई, सैन्य व्यवस्था उस समय अस्थायी नहीं हुआ करती थी। उस समय युद्ध होने का, आक्रमण होने का जब आशंका होता तो गांव देहात, मतलब गांव में लोग जो भी थे, किसान थे, मजदूर थे, वो सभी लोग अपने अपने हथियार को लेकर अपनी अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते थे, और उनकी योग्यता के अनुसार, कुशलता के अनुसार उनके मतलब कि उनके पदों को बांट दिया गया था। कुछ पैदल होते थे, कुछ घोड़े पे होते थे, कुछ रथ पे रहा करते थे। तो तीनों प्रकार की सेनाओं का गठन होता था, लेकिन ये युद्ध के समय ही होता था। युद्ध खत्म हो गया, फिर सेना जो था अपने कार्यों में लग जाती थी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही कम था, जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं था, और जनसंख्या कम होने के कारण ही इस प्रकार के कार्य थे। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? सर भारी अक्रम होते थे क्या? नहीं समझे हम? यहां समझिएगा। अब हम लोग किसके बारे में देख लें? कर व्यवस्था। किसके बारे में देख लें? कर व्यवस्था। और यहां से तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। जो कर व्यवस्था हुआ करता था, अर्थात जो टैक्स यहां वसूला जाता था, उसको बोला जाता था बलि। और ये कई बार हमारे पेपर में आ चुका है बलि के बारे में। ठीक है, कई बार हमारे पेपर में आया हुआ है। बाहरी आक्रमण होते थे क्या? हाँ जी, स्वीकृति बाहरी आक्रमण होते थे। ठीक है, तो वो क्या होता? बलि। अगर हम लोग बलि को देखें तो यह प्रजा के द्वारा, या प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो यह बलि क्या था? अब शायद आप लोग को हाँ टैक्स देते थे, वह बलि। हाँ, बलि क्या था? तो बलि यह राजा को अपनी स्वेच्छा से दिया जाने वाला क्या था? एक प्रकार से टैक्स था। अब शायद आप लोग नहीं भूल पाएंगे इस चीज को, याद रहेगा हमेशा ना। हम लोग एक और लाइन यहीं पर देख लेते हैं, न्याय व्यवस्था को, यानी कि ऋण वैदिक काल में न्याय व्यवस्था को भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। न्याय व्यवस्था कैसे थी? ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो अलग से न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जो सभा था, यह सभा ठीक ना, न्याय व्यवस्था के मामलों को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी। यह न्यायिक मामलों का निपटारा किसके द्वारा होता था? तो न्यायिक मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था? सभा के द्वारा। अलग से न्यायपालिका इसके लिए नहीं बनाया गया था, तो इसका देखरेख किसके द्वारा? सभा के द्वारा हो सकता था। ये टोटल पॉइंट्स क्या हो गया? न्याय व्यवस्था हो गया, कर प्रणाली हो गया। देखिए हम लोग क्या देखे, सैन्य व्यवस्था के बारे में हो गया, गढ़ के बारे में देख लिए, विदत के बारे में देख लिए, सभा के बारे में हम लोगों ने देख लिया, समिति हम लोग को समझ में आ चुका। समिति क्या है? जो राजा को नियंत्रित करने वाली 4 प्रतिनिधि सभाएं थी, तो चारों के चारों, अब देखो आपके बनाए नोट्स, रिवीजन करने में मजा आता है। जी, काफी अच्छे तरीके से इजी वे में रिवीजन हो जाता है जी। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट किया है। क्या मैं ये मानूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुका है? किसी के मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं है? अगर नहीं है तो हम लोग इसका एक बार और देख लेते हैं, विस्तार। क्या देख लेते हैं? विस्तार देख लेते हैं। विस्तार के बारे में, ठीक है, विस्तार के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका विस्तार कहा जाता है कि यह सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में बसे हुए थे, नामक क्षेत्र में रहते थे जी। तो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहा करते थे, और सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ? 7 नदियों वाला क्षेत्र। कौन सा हुआ? तो वह क्षेत्र जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है। तो सप्त सिंधु प्रदेश, हमेशा ये आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि ऋण वैदिक काल के लोग सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, अर्थात 7 नदियों वाला क्षेत्र। अब ये 7 नदियां कौन कौन सी थी? तो वर्तमान समय में देखा जाए तो एक नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? उस समय सिंध के नाम से उसको जाना जाता था। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी नदी कौन सी थी? तो दूसरी नदी थी झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी थी, और झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। अगर हम लोग तीसरा देखा जाए तो तीसरा नदी कौन सी है? चिनाब, और चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ये प्राचीनतम नाम इधर से है, और ये नाम जो मैं लिख रहा हूं ये अभी का नाम लिख रहा हूं। सर आपके अदर वीडियो यहीं पे गोपाल जी आप देखिएगा, क्लास का मैं नाम दिया हूं, जैसे आप देख लेना क्लास नंबर 13, वैसे ही पीछे आप देखोगे स्पेशल क्लास में 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, ऐसे करके मैंने सिस्टमेटिक 1 2 3 4 करके नामकरण किया है ताकि हम आप लोग देख सके। ये कहा था, अरे हाँ संपूर्णानंद ने कहा था जी, जी। तो ये चिनाब अस्किनी के नाम से। चौथी जो नदी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है वह कौन सी? रावी नदी है, और रावी नदी का प्राचीनतम नाम कौन सा है? तो परुषणी। कौन सी नदी है? परुषणी नदी है, तो इसे हम लोग रावी नदी है। पांचवा नाम अगर हम लोग देखते हैं तो पांचवा नाम कौन सा नदी का प्राप्त होता है? ब्यास नदी प्राप्त होती है, और ब्यास नदी को प्राचीनतम समय में किस नाम से जाना जाता था? तो बिपाशा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? तो बिपाशा के नाम से जाना जाता था। छठे नाम को अगर हम लोग देखते हैं तो छठा नाम कौन सा है? सतलज है। कौन सा है? सतलज है। और सतलज को किस नाम से जाना जाता? तो सुतुद्री
के नाम से जाना जाता था। और सातवां नाम अगर देखा जाए तो सातवां नाम कौन सा है? सरस्वती, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को किस नाम से? तो घग्गर नाम से जाना जाता था। तो ये 7 नदियां हैं। इन्हीं सातों नदियों के पास में, यानी कि इन्हीं सातों नदियों के क्षेत्र में फैली हुई जो सबसे प्रथम सभ्यता हमें प्राप्त हो रही है, वह सभ्यता कौन सा है? तो वैदिक सभ्यता है, ये ऋण वैदिक। ठीक है, तो ऋण वैदिक काल के लोग यही 7 नदियों के आसपास में रहा करते थे। अब कुछ अन्य नाम भी हमें प्राप्त हो रही है नदियों का, अन्य नाम। तो एक बार हम लोग एक अन्य नामों को भी देख लें। कंप्लीट हो गया है, फिर से स्टार्ट करूंगा, कुछ टॉपिक रहा है, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा। एक तरफ कौन सा ओल्ड नाम है और एक तरफ कौन सा है न्यू नाम है। ये कौन सा? ये न्यू नाम है, और ये वाला कौन सा हो गया? ओल्ड नाम हो गया। वैसे ही अगर हम लोग यहां नजर डालते हैं तो एक हमें नदी प्राप्त हो रही है ओल्ड नाम, कौन सी है? कुमुक। और अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? कुर्रम नदी। कौन सी? कुर्रम नदी। दूसरा अगर देखा जाए कुंभा, ये ओल्ड नाम है, और वर्तमान में नाम अगर देखा जाए इस नदी का तो कौन सा है? काबुल नदी है। तीसरा नाम अगर हम लोग देखते हैं तो उसका नाम है सदा नीरा, सदा नीरा, प्राचीनतम नाम। और वर्तमान में अगर हम लोग नाम देखते हैं तो वो कौन सा है? गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। चौथा नाम अगर हम लोग देखें गोमल, कौन सा? गोमल। और वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान समय में उसका नाम कौन सा है? गोमती है। ये कुछ और नदियां हैं जिस नदियों के बारे में ऋण वैदिक काल या दूसरे कालों में हमें इसके बारे में नाम प्राप्त होता है। तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया। क्या किसी को भी समझने में कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है? क्या समझने में कोई परेशानी हुआ? अगर कोई समझने में परेशानी या दिक्कत या क्वेश्चन है तो एक बार जरूर आप संपर्क करिएगा। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है